स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। अक्सर हर कोई यही सोचता है कि उनकी लाडली बेटी के लिए अगर छोटा परिवार मिल जाए तो ज्यादा जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ेगी। लेकिन अपने 25 वर्षों के समाज सेवा के अनुभव में मैंने ये पाया कि ये बात बिल्कुल गलत है कि इकलौते बेटे के साथ आपकी बेटी राज करेगी या रानियों की तरह रहेगी। मैं आज भी अपने लोगों को यही सलाह देती हूँ कि अगर आपका भरा पूरा परिवार है और परिवार में 2, 3 या 4, 5 बच्चे हैं तो अपनी बेटी को भी ऐसे ही परिवार में देना जहाँ लड़के के भाई बहन जरूर हों, वरना भाई बहनों के बीच पली बड़ी आपकी बिटिया बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी और वो कभी खुश नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश की एक घटना है। एक अमीर रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी का बेटा, इकलौता बेटा दुष्यंत MBA की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन धन दौलत, गाड़ियां, आलीशान कोठी देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता था। इंटरमीडिएट में ही उसके पिता ने उसको गाड़ी गिफ्ट कर दी थी। अच्छा, उसी शहर में रामस्वरूप की खूबसूरत बिटिया रेनू, जो कि पढ़ाई में टॉपर थी, उसे विदेश में MBA के लिए स्कॉलरशिप मिल गई और वो विदेश चली गई। 2 वर्ष बाद लौटी। आते वक्त एयरपोर्ट की कैंटीन से घर के लिए अपने छोटे भाई और बहन की पसंदीदा चॉकलेट ले रही थी, तो कैंटीन पर ही उसकी दुष्यंत से मुलाकात हो गई। क्योंकि वो काफी देर से उसको घूर रहा था और अपने लिए स्कॉच, सिगरेट वगैरह ले रहा था। दोनों एक ही शहर के थे। थोड़ा बहुत परिचय हुआ। उसके बाद दुष्यंत बोला कि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए, जब वापस आऊंगा तो आपको कांटेक्ट करूंगा। उसने उसको रेनू को अपना नंबर दे दिया। रेनू के पिता क्लर्क थे, सरकारी नौकरी करते थे। माँ बीमार रहती थी और बड़ी मुश्किल से बच्चों की पढ़ाई और खर्चा चलता था। लेकिन रेनू के विदेश जाने से रेनू के पिता की उम्मीदें बढ़ गई और वो सोचने लगे कि रेनू को अब बड़ी नौकरी मिल जाएगी तो वो भी घर में मदद करेगी और कम से कम अपने विवाह के लिए तो रुपए जोड़ ही लेगी। रेनू को कई कंपनी से नौकरी के इंटरव्यू के कॉल आने लगी और फिर एक बड़ी कंपनी में उसको जॉब मिल गया। नौकरी भी विदेश में ही मिली, लिहाजा वीजा वगैरह और अन्य कई औपचारिकताएं पूरी करनी थी। 1 माह बाद उसकी ज्वाइनिंग थी। घर में खुशियों का माहौल था। फिर अचानक एक दिन दुष्यंत का फोन आ गया कि वो वापस आ गया है और उसने रेनू से मिलने की इच्छा जताई। तो रेनू ने कहा ठीक है, मैं आपसे आज ही मुलाकात करूंगी। और दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर दोनों ने कॉफी पी और फिर रेनू ने उसे बताया कि 1 माह के बाद उसकी ज्वाइनिंग है, वो विदेश जा रही है, उसकी जॉब लग गई है। तो दुष्यंत ने उसको अपने पिता के बारे में बताया और कहा कि उसके पिता के बहुत बड़े कॉन्टैक्ट हैं और नौकरी तो किसी को भी आराम से मिल सकती है। मेरे भी बहुत विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं। मैं जब आपको एयरपोर्ट में देखा था तो मुझे आप बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद वो बोला कि कल मैं अपने पापा से आपको मिलाना चाहता हूँ। तो रेनू ने ये बात घर में अपनी माँ को बताई कि दुष्यंत उससे विवाह करना चाहता है और कल अपने पिता से भी मिलवाना चाहता है। तो दुष्यंत के परिवार की जानकारी मिलने के बाद रेनू के पेरेंट्स ने कहा कि मिलने में कोई हर्ज नहीं है। अब आप बच्ची तो हो नहीं, एक कामयाब इंसान हो। और उसके बाद दूसरे दिन दुष्यंत रेनू को लेने उसके घर के बाहर आया और रेनू को गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गया। रेनू शायद पहली बार मर्सिडीज में बैठी थी। उसके पिता तो स्कूटर से ही ऑफिस आते जाते थे। इतनी बड़ी डिग्री और विदेश में जॉब मिलने के बाद भी वो दुष्यंत के सामने अपने आप को बौना महसूस कर रही थी। दुष्यंत की माँ का निधन हो चुका था। उसकी आलीशान कोठी, पिता की पर्सनालिटी देखकर रेनू तो उसके पिता के सामने बड़ी झिझक कर बात करने लगी। पिता ने दुष्यंत से पूछा कि अच्छा बताओ, अब कब विवाह करना चाहते हो? तो वो बोला कि अभी तो रेनू
विदेश जा रही है, 1 वर्ष का वक्त मांग रही है। तो पिता बोले कि भाई विवाह तो कर लो, 1 माह का समय है तुम्हारे पास, उसके बाद जॉब करने भी चले जाना। अब रेनू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 25 वर्ष की आयु और विवाह जैसा निर्णय अकेले कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। वो खामोश बैठी रही। तो दुष्यंत के पिता ने कहा कि चलो अपने पिता से मेरी बात कराओ। तो रेनू ने अपने पिता की बात उनसे कराई। उनकी बातों से प्रभावित होकर रेनू के पिता ने विवाह के लिए हाँ कर दी। रेनू के पिता ने कहा भाई अभी तो मेरे पास कोई सेविंग है नहीं और विवाह का खर्चा भी मैं उठा नहीं पाऊंगा। तो दुष्यंत के पिता बोले कि इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरा एक ही बेटा है, मैं 5 स्टार होटल में सारा अरेंजमेंट करवा दूंगा। और उन्होंने अपना अरेंजमेंट शुरू कर दिया। लड़की के गहने वगैरह सभी दुष्यंत के पिता ने दूसरे दिन ही रेनू के घर पर पहुंचा दिए थे, जो विवाह के दिन उसे पहनने थे। ये समझ लो कि 5-6 दिन के अंदर ही कार्ड छपे, कार्ड बटे, होटल सजा और धूमधाम से विवाह हो गया। दोहरे बाट में जब रेनू घर आई तो कुछ परेशान सी और बुझी बुझी सी लग रही थी। तो माँ ने पूछा कि बेटा क्या बात है। तो रेनू ने जवाब दिया कि माँ, शायद मेरे समझने में और जल्दीबाजी में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। और फिर वो शाम को अपने घर वापस चली गई। 5वें दिन उसका फोन आया कि पापा मैं अब बाहर नहीं जा पाऊंगी, मैं ये जॉब नहीं करूंगी। ससुर जी कह रहे हैं कि वो अपना ही व्यवसाय शुरू करने वाले हैं और विदेश जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पिता ने रेनू से बात की कि बेटा जॉब ज्वाइन करने में क्या दिक्कत है, कुछ साल वहां पर नौकरी करके आ जाओ। तो उसके बाद रेनू जोर जोर से रोने लगी। वो अपने बाथरूम में जाकर बात कर रही थी। उसके पिता को बड़ी चिंता हुई। वो बोले बेटा क्या बात है, मैं अभी आ जाता हूँ तेरे पास। और अपना स्कूटर लेके रेनू के घर पहुंच गए। रेनू आधे घंटे तक बड़ी सहमी हुई। आधे घंटे के बाद ड्राइंग रूम में आई। रामस्वरूप को ये देखकर बड़ा धक्का लगा कि रेनू की आंख के चारों ओर नीले निशान थे। उस वक्त दुष्यंत अपने कमरे में सो रहा था, ससुर कहीं बाहर गए थे। रेनू के पिता ने 10 दिन में ही बेटी की दुर्दशा देखकर उससे कहा कि बेटा चलो घर चलते हैं और इन लोगों पर कार्रवाई करेंगे, मैं सब कुछ समझ गया हूं बेटा। रेनू उसी तरह अपने पिता के स्कूटर में बैठकर अपने मायके आ गई। उसी वक्त करीब 1 घंटे तक अपने माता पिता भाई बहन के गले मिलकर रोती रही। दरअसल दुष्यंत कई महिलाओं से शारीरिक संबंध रखता था, इसीलिए रेनू को भी एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। खैर उसके बाद डिसाइड किया गया कि पुलिस कंप्लेन करनी है, शिकायत पत्र तैयार किया गया। रेनू पिता के साथ स्थानीय थाने में गई। दोनों बाप बेटी 4 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन थाना इंचार्ज ने उनसे बात नहीं की। दुष्यंत के पिता के प्रभावशाली पोस्ट और व्यक्तित्व के कारण पुलिस ने उनकी रेनू और उसके पिता की बात नहीं सुनी। लिहाजा निराश होकर दोनों घर आ गए। उसके बाद शाम को वकील से बात की, लेकिन अचानक रात को ही 8-10 पुलिस वाले महिला पुलिस को लेकर उनके घर पर आ धमके। उनका आरोप था कि रेनू अपनी ससुराल से सोना और कैश लेकर भागी है। उसके थोड़ी देर बाद फिर दुष्यंत भी आ गया। उसने रेनू को अलग ले जाकर बात की कि तुम्हारे परिवार वाले बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, इसीलिए ये सब करना छोड़ दो और मेरे साथ वापस चलो। रेनू उसके साथ वापस ससुराल आ गई। वापस आकर दुष्यंत ने उसे खूब पीटा। दुष्यंत दरअसल कुछ भी नहीं करता था। रेनू की भी अब नौकरी नहीं थी, इसलिए घर में खाना पीना तो मिल जाता था, लेकिन पास में एक भी रुपया नहीं होता था। एक दिन रेनू ने रात को 12 बजे अपने पिता को रोते हुए फोन किया कि पापा ये मुझे बहुत पीट रहा है, मुझे बहुत चोट लगी है, आप आ जाओ, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन इधर रामस्वरूप और उसका परिवार भी इतना डर चुका था कि रात को वहां कोई नहीं गया।
और इस तरह से ये घटनाएं, परेशानियां चलते चलते, झेलते झेलते 1 साल गुजर गया। उसके बाद इन लोगों के प्रयास से, इसके पिता के और रेनू के प्रयास से वकील द्वारा उनको थोड़ी सहायता मिली और FIR दर्ज हो गई। रेनू का मेडिकल हुआ, लेकिन उसके बाद भी दुष्यंत की गिरफ्तारी नहीं की गई। उसी बीच दुष्यंत के पिता का भी निधन हो गया, लेकिन पिता के निधन के बाद दुष्यंत और भी बेशर्म और खूंखार हो गया। वो अपने प्रभावशाली पिता की मतलब व्यक्तित्व को, या वो जिस पोस्ट में रहे उसको इस्तेमाल करने लगा और रेनू के घर में अनजान लोगों को भेजकर और पुलिस वालों को भेजकर दहशतगर्दी करने लगा। रेनू के परिवार की नींद हराम हो चुकी थी। रेनू के पिता मदद के लिए जगह जगह जाने लगे। फिर उसके बाद किसी ने उन्हें मेरा फोन नंबर दिया और मैंने रेनू और उसके पिता को तुरंत दिल्ली बुला लिया। महिला आयोग की मदद से कोर्ट में तलाक का केस चलने लगा। दुष्यंत ने बड़े हाथ पैर मारे और कोर्ट को गुमराह करने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी चली नहीं। इस बीच मैंने कार्रवाई के साथ साथ रेनू को 2 स्ट्रॉन्ग एफर्मेशंस रिकॉर्ड करवाए उसी की आवाज में। फर्स्ट नंबर था, मैं अपनी मुश्किलों और मुसीबतों से बाहर निकलकर अब सुख शांति के साथ एक खुशहाल और सम्मानित जीवन जी रही हूँ। सेकंड नंबर पे था, हे प्रभु आपकी कृपा के लिए अनेकों धन्यवाद। उसके अलावा मैंने उसे एक क्लीम मंत्र सुबह शाम सुनने को कहा और कहा कि जब भी विचारों के तूफान आए तो एयरफोन से ये अफर्मेशन और क्लीम मंत्र को सुनते रहना, इससे विचारों के तूफान थम जाएंगे। उसके अलावा मैंने उसके पिता से कहा कि चाहो तो बिटिया को मेरे पास छोड़ सकते हो, इसको तो अब जॉब ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गैप करने से इसका कैरियर खराब हो जाएगा। लेकिन रेनू इतने मानसिक दबाव में थी कि हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फाइनली कुछ माह संघर्ष करने के बाद उसे तलाक तो मिल गया। 3 वर्षों की जद्दोजहद, पीड़ा और अपमान को झेलती रेनू 28 वर्ष में ही बूढ़ी लगने लगी थी। उसके अंदर इतना कैलिबर था, इतनी इंटेलिजेंट थी। इन 3 वर्षों में तो शायद वो स्वयं अपनी कोठी और कार अपने दम पर खड़ी कर लेती और अपने माँ बापों को भी मदद करती। लेकिन आज भी बेटियों के प्रति हमारी सोच और मानसिकता नहीं बदली है। इसलिए ज्यादातर आज भी कामयाब डॉक्टर, इंजीनियर बेटियां भी विवाह के बाद ससुराल में प्रताड़ित की जा रही हैं, क्योंकि बेटी को बोझ और पराया धन ही समझा जाता है। भाई बहनों के साथ पली बड़ी बेटी को कभी इकलौते बेटे को मत पकड़ा देना, वो आपकी बेटी को भी सबसे अलग करके अपने जैसा ही बना देगा। अकेली औलाद भाई बहनों की कीमत नहीं समझती। दुष्यंत भी अकेला ही तो था। अगर उसके भाई बहन होते तो रेनू की चीखें और अत्याचारों का कोई तो विटनेस होता। अगर आपके पास भी इकलौता बेटा है तो ऐसा परिवार ढूंढे जहां इकलौती बेटी ही में हो, क्योंकि इकलौते बच्चों में शेयरिंग की भावना कभी नहीं होती। और अपने ही स्तर का परिवार आपको रिश्ते के लिए ढूंढना चाहिए। ज्यादा अमीर परिवार में भी बेटी देकर कई अवसरों पर दोनों परिवारों में तालमेल न बैठने के कारण लड़की को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। खैर, रेनू अब एक कंपनी में कंसल्टेंट के पद पर काम कर रही है। 3 वर्ष के गैप के कारण अब उसे उसके लेवल का जॉब नहीं मिल सका। अपने विवाह को वो एक हादसा बताती है। अपने उज्जवल भविष्य की अनदेखी और जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय कितना घातक था, ये सोचकर वो सिहर जाती है। लेकिन अब प्रॉपर ध्यान, एफर्मेशंस और क्लीम मंत्र सुनकर अब पूरी तरह संभल गई है। दोस्तों, विवाह को लेकर कभी भी जल्दीबाजी न करें। सगाई और विवाह के बीच कम से कम 6 माह का वक्त जरूर रखें। इस दौरान लड़का लड़की को बातचीत जरूर करनी चाहिए। बहुत कुछ क्लियर हो जाता है परिवार और लड़के लड़की के बारे में। बहुत मीठा बोलने वाले व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता।
where women are honored, divinity blossoms there. शर्त लगी थी खुशी को एक लफ्ज में लिखने की, शर्त लगी थी खुशी को एक लफ्ज में लिखने की। वो किताबों में ढूंढते रहे और मैंने बेटी लिख दिया। थैंक यू।